हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल एलटी ग्रेड का पेपर था सामाजिक विज्ञान का। उसमें जो पॉलिटिकल साइंस पूछी गई है साथियों, वो बहुत ही सरल थी, हार्ड नहीं थी। एक दो क्वेश्चन मॉडर्न थे, लेकिन सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोग कर ले जाते। जो मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे थे लड़के, जो भी हमारी बच्चियां हैं, भाई है हमारे, बहनें हैं, वो उन सभी लोगों ने पेपर सॉल्व कर दिया होगा। चाहे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो लॉस्की की, चाहे जेएस मिल की पुस्तकें हों, चाहे रूसो का कथन पूछ लिया था उसमें, है ना। रूसो को पूछे गए, जेएस मिल से पूछा गया क्वेश्चन है, मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए। और राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए। उस समय काइबर का कथन पूछा गया, एक विकासवादी सिद्धांत से पूछा गया, ठीक है। और टूटेटाइज पुस्तक पूछी गई लॉक की, है ना। टूटेटाइज के बारे में बाहन लिखता है साथियों कि टूटेटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक ऐसी दो नाली बंदूक के समान है जिसकी एक नाल फिल्मर पर टिकी है और दूसरी नाल हॉप्स पर टिकी है। ये बाहन कहता है लॉक की टूटेटाइज गवर्नमेंट टूटेटाइज पुस्तक के बारे में। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं होगा जो आप छोड़ करके आएंगे। इस बात को मैं आपसे बता रहा हूं मेरे साथी, क्लियर है। तो आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ते रहें, क्योंकि जितने मैं आपको बताता हूं, जितने कथन बताता हूं, जितने सब कुछ बताता हूं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आया हुआ होता है और वह उसे जो है आने की संभावना होती है। तभी हम लोग क्लास में उसे क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं मेरे साथी, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लें कि लास्ट सेशन में हम लोग कहाँ पर थे। लास्ट सेशन में साथियों हम लोगों ने अध्ययन किया था, हम लोगों ने आपको बताया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जो राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत साथियों राज्य सरकार संप्रभुता का अध्ययन किया जाता था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राज्य सरकार संप्रभुता के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र में साथियों मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाने लगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये जो संप्रभुता थी, संप्रभुता का स्थान शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने ले लिया था। इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात हुई। उसके बाद साथियों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित लोगों ने जो अपने विचार दिए, वर्गों में बांटा उन्होंने। जैसे सबसे पहले हमने आपको देखा कि राज्य का अध्ययन, उसके बाद सरकार के अध्ययन के रूप में, उसके बाद राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, उसके बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो कथन थे उसमें देखा हमने। इन सब बातों पर हमारी चर्चा हुई। आज जो हम लास्ट सेशन है हमारा, ये जो चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, उपागम और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ संबंध, तो ये चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाएगा। और साथियों आज हमारा शाम को प्लेटो चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा साथी, ठीक है भैया। तो रिवीजन करते रहे साथियों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन ना होने का मतलब है कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। तो चलिए डाल दीजिएगा टॉपिक अपना, राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध, राजनीतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध।
अन्य विषयों के साथ संबंध। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध। राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध। दूसरा हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। अर्थशास्त्र के साथ संबंध। तीसरा हम लोग देखेंगे राजनीतिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध। समाजशास्त्र के साथ संबंध। अगला हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र का दर्शन शास्त्र के साथ संबंध। दर्शन शास्त्र के साथ संबंध। ठीक है भैया। तो राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध। इतिहास के साथ संबंध। इतिहास के साथ संबंध। साथियों, इतिहास और राजनीति का जो जन्म हुआ वो एक साथ ही हुआ है। राजनीति का और जो इतिहास का जन्म कैसे हुआ, तो एक साथ ही इसका जन्म हुआ। राजनीति शास्त्र के अनेकों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। साथियों, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। पूर्व की राजनीति क्या है? आज का इतिहास है। पूर्व की राजनीति आज का इतिहास है और वर्तमान की राजनीति भविष्य का इतिहास होगा। वर्तमान की राजनीति क्या होगी? भविष्य का इतिहास होगी। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए या राजनीति का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन जरूरी है मेरे साथी। राजनीति का अध्ययन करने के लिए इतिहास का अध्ययन जरूरी है ना। यदि हमें राजनीतिक संस्थाओं के विकास और उनके स्वरूप को जानना है, यदि हमें राजनीतिक संस्थाओं के विकास और उनके स्वरूप को जानना है, तो हमको इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। हमको इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। राजनीति का इतिहास के साथ संबंध बताते हुए सीले कहते हैं, क्या कहते हैं सीले? सीले कहते हैं साथियों कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। मतलब संबंध बताया। सीले क्या कहा? सीले ने कहा कि इतिहास के राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। निष्फल है, कोई मतलब नहीं उसका, कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है
और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ये सीले कहते हैं। सीले एक और कहते हैं कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति निर्मूल है, वो सॉरी बर्बर है, कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है और राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाता है। क्या कहते हैं सीले? सीले ने कहा साथी कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है, कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है और राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाता है। ये कहते हैं कौन? सीले। एक है साथियों फ्रीमैन। फ्रीमैन कहते हैं, फ्रीमैन ने कहा साथियों, जो फ्रीमैन थे, फ्रीमैन की अपनी बात थी। चलिए, तकनीकी समस्या। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि सीले का मैंने आपको बताया दो कथन, और उसके बाद फ्रीमैन का बता रहा था। फ्रीमैन कहते हैं साथियों कि इतिहास अतीत की राजनीति है, इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास, और राजनीति वर्तमान का इतिहास। फ्रीमैन कहते हैं कि जो 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 इतिहास है, इतिहास क्या है? अतीत की राजनीति है, यानी पूर्व की राजनीति है, और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये फ्रीमैन कहते हैं। एक है बिलोवी। बिलोवी ने साथियों, बिलोवी ने राजनीति को इतिहास का तीसरा आयाम बताया। बिलोवी ने राजनीति को इतिहास का तीसरा आयाम बताया। तो ये सब विचारक थे, इन्होंने राजनीति का इतिहास के साथ संबंध में क्या क्या बातें थी, इनकी जो कथन है वो मैंने आपको बताए। आइए इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए। इसको हम लिख लेते हैं। अगर लिखे राजनीति और इतिहास का जन्म, इतिहास और राजनीति का जन्म इतिहास और राजनीति का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ हुआ। राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों ने राजनीति का अध्ययन करते समय ऐतिहासिक पद्धत का प्रयोग किया है।
लिखिए, पूर्व की राजनीति, पूर्व की राजनीति पूर्व की राजनीति वर्तमान का इतिहास है। वर्तमान का इतिहास है और वर्तमान की राजनीति भविष्य का इतिहास होगा। और वर्तमान की राजनीति भविष्य का इतिहास होगा। भविष्य का भविष्य का इतिहास होगा। तो पूर्व की राजनीति वर्तमान का इतिहास है और वर्तमान की राजनीति भविष्य का इतिहास होगा। तो मैं बता रहा था आपको कि भैया जो पूर्व की राजनीति है वो वर्तमान का इतिहास है और वर्तमान की जो राजनीति है वो भविष्य का इतिहास कहलाती है। ये बात मैंने आपको बताई। यदि राजनीतिक संस्थाओं के विषय में और उनके स्वरूप को यदि जानना है, लिखिए, यदि राजनीतिक संस्थाओं के विकास और उनके स्वरूप को यदि जानना है, तो इतिहास का अध्ययन जरूरी है। तो इतिहास का अध्ययन जरूरी है। जो साथियों इतिहास होता है, इतिहास वर्णनात्मक तथ्यात्मक दोनों होता है। वर्णनात्मक भी होता है इतिहास और तथ्यात्मक भी होता है। वही जो राजनीति होती है, राजनीति विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक तथा नैतिक होती है। लिखें, इतिहास वर्णनात्मक तथा तथ्यात्मक वर्णनात्मक तथा तथ्यात्मक होता है, जबकि राजनीति विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक तथा नैतिक होती है तथा नैतिक होती है। इतिहास विस्तृत होता है, जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। इतिहास क्या होता है? इतिहास विस्तृत होता है, जिसके सामाजिक जीवन के
सभी पक्षों पर बल दिया जाता है, जबकि राजनीति संकुचित होती है। राजनीति संकुचित होती है। राजनीति में केवल राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यहां लिख लीजिए, इतिहास विस्तृत होता है जिसमें समाज के सभी पक्षों पर बल दिया जाता है। पर बल दिया जाता है, जबकि राजनीति संकुचित होती है जिसमें जिसमें केवल राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें केवल राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास तथ्यों पर आधारित है। इतिहास क्या है? तथ्यों पर आधारित है, जबकि राजनीति तथ्यों के साथ साथ आदर्शों, मूल्यों और मानकों पर आधारित है। लिखिए, इतिहास तथ्यों पर आधारित है, जबकि राजनीति, इतिहास तथ्यों पर आधारित है जबकि राजनीति तथ्यों के साथ साथ आदर्शों, मूल्यों और मानकों पर आधारित है। मानकों पर और यह आदर्श, मूल्यों, मानकों पर आधारित है। इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध बताते हुए सीले कहते हैं, जरा ये उतार लीजिए फटाफट। तो मैंने आपको कितना बताया साथियों कि इतिहास और राजनीति का जन्म क्या हुआ है भाई साहब, एक साथ हुआ है। राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों ने राजनीति का अध्ययन करते हुए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। पूर्व की राजनीति वर्तमान का इतिहास है और वर्तमान की राजनीति भविष्य का इतिहास होगा। वर्तमान की जो राजनीति है वो क्या होगा? भविष्य का इतिहास होगा। यदि राजनीतिक संस्थाओं के विकास और उनके स्वरूप को जानना है तो इतिहास का अध्ययन जरूरी है साथियों। मैंने आपको बताया कि इतिहास वर्णनात्मक, तथ्यात्मक होता है, जबकि जो राजनीति होती है विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक तथा नैतिक होती है। इतिहास विस्तृत होता है जिसमें समाज समाज के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति संकुचित होती है जिसमें केवल राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास तथ्यों पर आधारित है जबकि राजनीति तथ्यों के साथ साथ आदर्श, मूल्यों और मानकों पर आधारित है। चलिए साथियों, उतार लिया होगा, बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जी भैया।
चलिए सीले ने इतिहास एवं राजनीति के बीच, सीले ने इतिहास और राजनीति के बीच इतिहास और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध बताया और कहा कि क्या कहा? सीले कहते हैं कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। देखिए, इतिहास के बिना, राजनीति के बिना इतिहास, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। निर्मूल है। तो राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले का एक और कथन है कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है, कि इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है और राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाता है। साहित्य मात्र रह जाएगा। साहित्य मात्र रह जाएगा। वहीं फ्रीमैन क्या कहते हैं? फ्रीमैन क्या कहते हैं? फ्रीमैन कहते हैं साथियों कि इतिहास अतीत की राजनीति है। इतिहास अतीत की राजनीति है। और राजनीति वर्तमान का इतिहास। वर्तमान का इतिहास। तो क्या कहते हैं फ्रीमैन की? इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति जो है वो वर्तमान का इतिहास है। यानी कि जो इतिहास है वो अतीत की राजनीति है। अतीत में क्या हुआ उसकी राजनीति है, और जो आज की राजनीति है वो वर्तमान का इतिहास है। ऐसा संबंध है भाई साहब इन दोनों में। एक
बिलोवी, बिलोवी कहते हैं, बिलोवी ने क्या कहा? बिलोवी ने राजनीति को इतिहास का तीसरा आयाम बताया। बिलोवी, बिलोवी, बिलोवी ने साथियों राजनीति को इतिहास का तीसरा आयाम बताया। को राजनीति को इतिहास का तीसरा आयाम बताया। तो साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपसे इन विषय पर चर्चा की। मैंने आपको बताया कि सीले ने कहा कि भैया जो राजनीति है उसका इतिहास के साथ घनिष्ठ संबंध है, और सीले कहते हैं कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। राजनीति के बिना इतिहास का है निष्फल है, और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। वही इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति कैसी है? बर्बर है। और इतिहास राजनीति के साथ संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाएगा। वहीं फ्रीमैन क्या कहते हैं? फ्रीमैन कहते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास अतीत की राजनीति है, वहीं राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये कहा कि इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, ये फ्रीमैन कहते हैं। वहीं बिलोवी ने राजनीति को इतिहास का तीसरा आयाम बताया। क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये था साथियों हमारा इतिहास के साथ संबंध क्या था राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है भैया। चलिए बैठा दीजिए इसे। अगला है अपना इतिहास राजनीति का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। साथियों राजनीति में भी और इतिहास जो अर्थशास्त्र है इनमें भी घनिष्ठ संबंध है। कौटिल्य ने राजनीति को इतिहास का पर्याय बताया है। चलिए तो राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या है? घनिष्ठ संबंध है। कौटिल्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र को क्या बताया? एक दूसरे का पर्याय बताया है। अर्थशास्त्र में साथियों हम जानते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन, विनिमय और वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इन तथ्यों और इनका सम्मिश्रण पाया जाता है अर्थशास्त्र में। और यही सब बातें, यही जो सब तत्व हैं, वितरण, उत्पादन, विनिमय, ये सब अर्थशास्त्र के आवश्यक तत्व माने जाते हैं या आधार तत्व माने जाते हैं साथियों। एक हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने भी साथियों राजनीतिक विज्ञान में, राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और आर्थिक नकारात्मक
उदारवाद के इनको जनक भी कहा जाता है। ठीक है भैया, एडम स्मिथ। तो ध्यान रखिएगा। एक है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने भी साथियों अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का वर्णन किया है, हस्तक्षेप का समर्थन किया है साथियों। मार्क्स भी कहते हैं, मार्क्स का मानना था कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। मार्क्स क्या कहते थे कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, यानी कि आर्थिक परिस्थितियां जिसके पास होंगी, आर्थिक क्षेत्र से जो मजबूत होगा, उत्पादन के संसाधनों पर जिसका प्रभुत्व होगा, वही सभी परिस्थितियों का निर्धारण करेगा। समझ रहे हैं? ध्यान है आपको यहां तक? मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं साथियों कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन करता है। वहीं आइवर ब्राउन कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, जबकि राजनीतिक शास्त्र का संबंध व्यक्तियों से है। ये आइवर ब्राउन कहते हैं। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है ना, जबकि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। तो इसके विषय में लिखे भैया, अर्थशास्त्र यानी कि राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य संबंध लिखें। राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध होता है। कौटिल्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र को राजनीति और अर्थशास्त्र को एक दूसरे का पर्याय बताया है। पर्याय बताया है। अर्थशास्त्र में उत्पादन, विनिमय, और वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है, और यही अर्थशास्त्र के
आवश्यक तत्व माने जाते हैं, माने जाते हैं। एडम स्मिथ, जिन्हें एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उन्होंने राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, दिया है। एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को आर्थिक नकारात्मक उदारवाद का, आर्थिक नकारात्मक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, कहा जाता है। जे एस मिल ने भी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में, राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का समर्थन किया, का समर्थन किया है। मार्क्स का मानना था कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। मार्क्स का मानना था कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल का कथन है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है। मार्शल का कथन है, मार्शल का कथन कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जीवन के, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में, साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन है। तो ये क्या भैया? मनुष्य का अध्ययन है। मार्शल के बाद आइवर ब्राउन,
आइवर आइवर ब्राउन। आइवर ब्राउन कहते हैं साथियों कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, जबकि राजनीति का संबंध व्यक्तियों से है। कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है। अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से, जबकि राजनीति का संबंध राजनीति का संबंध राजनीति का संबंध व्यक्तियों से है। व्यक्तियों से है। तो अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, जबकि राजनीति का संबंध व्यक्तियों से है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। गिलक्राइस्ट 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 कहते हैं राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। राज्य का अध्ययन है, जबकि राज्य का अध्ययन है, जबकि अर्थशास्त्र संपत्ति या विनिमय का अध्ययन है। का अध्ययन है। तो राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, जबकि अर्थशास्त्र संपत्ति का अध्ययन है। तो साथियों ये था राजनीति का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। मैंने क्या आपको क्या बताया कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। कौटिल्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र को एक दूसरे का पर्याय बताया है। अर्थशास्त्र में उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है और यही अर्थशास्त्र की आवश्यकता तब माने जाते हैं। एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक और आर्थिक नकारात्मक उदारवाद का भी जनक कहा जाता है, इन्होंने राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं वहीं साथियों जे.एस. मिल हैं। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का भी वर्णन किया है, उसका समर्थन किया है। मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं। आगे कथन मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जो है वो जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है, जबकि आइवर ब्राउन कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं से है, जबकि राजनीति का संबंध व्यक्ति से है। गिलक्राइस्ट ने कहा साथियों कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, जबकि अर्थशास्त्र संपत्ति का या विनिमय का अध्ययन है। यहाँ तक बात क्लियर आई समझ में? चलिए उतारिए जो बहुत जल्दी फटाफट उतार लीजिए भाई, उतार दीजिए मेरे साथी। चलिए
दो संबंध हम देख लिए, इतिहास का देख लिया, अर्थशास्त्र का देख लिया। राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है? जो राजनीति शास्त्र साथी है वो समाज शास्त्र का ही एक अंग माना जाता है। तो इन दोनों के बीच क्या है? समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र के बीच गहरा संबंध बताया गया है साथियों। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, मैंने आपको बताया। जहाँ समाज शास्त्र में मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों पर अध्ययन किया जाता है, समाज शास्त्र में मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों पर अध्ययन किया जाता है, वहीं राजनीति शास्त्र में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जहाँ समाज शास्त्र में मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है, वहीं जो राजनीति शास्त्र है उसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र का केंद्रीय विषय क्या है? तो वो राज्य है। वही समाज शास्त्र का जो केंद्रीय विषय है वो समाज है, वह समाज पर अध्ययन करता है, वही राजनीति शास्त्र राज्य पर अध्ययन करता है। ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ आई। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र से संबंध बताने वाले जो विचारक हैं वो कौन कौन हैं? तो वो जो राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ संबंध जो बताया वो जैसे कैटलिन है और डुवर्जन है, बार्कर हैं और मैकाइवर है, सारटोरी है ना, मैक्स वेबर हैं। इन्होंने संबंध बताया है। ठीक है भैया, लंबी चौड़ी सब्जेक्ट हैं तो थोड़ा समय तो लगता है भाई। तो मैंने आपको बताया कि राजनीति शास्त्र के साथ समाज शास्त्र का गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का एक अंग माना जाता है। जहाँ समाज शास्त्र जो है वो उसका जो केंद्रीय विषय है वो समाज है, वही राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य है। समाज शास्त्र में व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जब बल्कि वही जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। चलिए लिखें। राजनीति राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के बीच गहरा संबंध है। गहरा संबंध है। राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य है, जबकि समाज शास्त्र का केंद्रीय विषय समाज है। समाज शास्त्र मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों पर अध्ययन करता है, जहां समाज शास्त्र मनुष्य के सामाजिक अध्ययन
पर बल देता है, वहीं राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने पर बल देता है, वही समाजशास्त्र मैंने आपको बताया कि जहाँ समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है या फिर मनुष्य के सामाजिक अध्ययन पर बल देता है, वही राजनीतिक शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर के अध्ययन पर बल देता है। राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र के साथ संबंध बताने वाले विचारक राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र के साथ संबंध बताने वाले विचारक निम्नवत हैं, जैसे कैटलीन है और डुवर्जन है। डुवर्जन है, कैटलीन है, बारकर और आपके इसमें मैक्स वेबर हैं, सारटोरी हैं, मैक्स वेबर, सारटोरी है ना, मैकाइवर आदि है। इसमें कैटलीन क्या कहते हैं? कैटलीन के अनुसार लिखिए, राजनीति और समाजशास्त्र यानी कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के लिए उन्नत हैं। कैटलीन क्या कहते हैं कि जो राजनीति है, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के लिए उन्नत हैं। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के लिए उन्नत हैं। वही डुवर्जन क्या कहते हैं? डुवर्जन कहते हैं राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पर्यायवाची हैं। कौन है भैया? डुवर्जन। ये क्या कहते हैं? डुवर्जन राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो ये डुवर्जन कहते हैं। वहीं बारकर क्या कहते हैं? बारकर कहते हैं कि जहाँ समाजशास्त्र का अंत होता है वहीं राजनीति शास्त्र की शुरुआत होती है। कि जहाँ समाजशास्त्र का अंत होता है वहीं जहाँ समाजशास्त्र का अंत होता है वहीं राजनीति
शास्त्र की शुरुआत, राजनीति शास्त्र का उदय होता है, ऐसे लिखिए, का उदय होता है। तो ये बारकर कहते हैं। कैटलिन क्या कहते हैं? कैटलिन कहते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र एक दूसरे के लिए उन्नत हैं। वहीं डुबर्जन कहते हैं राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। डुबर्जन कहते हैं। वहीं बारकर कहते हैं कि समाज शास्त्र का जहाँ अंत होता है वहीं राजनीति शास्त्र की शुरुआत होती है। ठीक है भैया, तो ये था हमारा राजनीति शास्त्र का किसके साथ संबंध, समाज शास्त्र के साथ संबंध। एक बच गया दर्शन शास्त्र के साथ संबंध। चलिए दर्शन शास्त्र को भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, जब इसे उतारिए फटाफट साथी मेरे। दर्शन शास्त्र वाला भी अभी देख लेते हैं, इसको उतारें बहुत जल्दी फटाफट, समय कम है अपने पास, थोड़ा सा बचा है बस, 5-7 मिनट की क्लास है। इसका भी आप लोग लेते हुए जाइए प्रसाद। राजनीति का दर्शन शास्त्र के साथ संबंध। जहाँ साथियों दर्शन शास्त्र आदर्श और मूल्यों मानकों पर आधारित होता है, उस पर बल देता है, उसको जानने का प्रयास करता है। वहीं राजनीति जो है वो आदर्श मूल्यों तथा मानकों के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने पर भी क्या देता है, बल देता है, राजनीतिक विज्ञान। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों का जन्म क्या हुआ, एक साथ हुआ। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के मध्य संबंध बताने वाले प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? जैसे मैकेंजी हैं, कैटलीन हैं, गांधी हैं आदि। तो मैंने आपको बताया कि जहां दर्शन शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह आदर्शों मानकों मूल्यों पर ही बल देता है, वहीं राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने के साथ साथ आदर्शों मानकों मूल्यों आदर्शों इन सब पर बल देता है, इन सब पर बल देता है। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र का जो संबंध है वो उनका जो एक साथ ही क्या हुआ, इनका उदय हुआ। इतना गहरा संबंध है इनमें, एक साथ इनका उदय हुआ। कौन कौन विचारक हैं? गांधी हैं, कैटलीन हैं, मैकेंजी हैं, है ना भैया। तो ये सब माने जाते हैं। इसके बारे में लिखें। दर्शन शास्त्र आदर्शों मानकों तथा मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि दर्शन शास्त्र आदर्शों मानकों तथा मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है, जबकि राजनीति शास्त्र आदर्शों मूल्यों मानकों के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने पर
बल देता है, बल देता है। दर्शन शास्त्र यानी कि दर्शन और राजनीति का उदय एक साथ हुआ है। दर्शन और राजनीति का उदय क्या हुआ है? एक साथ हुआ है। राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के साथ संबंध मैकेंजी, कैटलीन तथा गांधी ने बताया, ठीक है भैया। लिखिए, गांधी का कथन है। गांधी कहते हैं कि धर्महीन राज्य मुर्दे के समान है, क्योंकि साथियों जो गांधी थे वो शांतिवादी अराजकतावादी थे, और जो व्यक्ति शांतिवादी अराजकतावादी होते हैं वो धर्म का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और गांधी धर्म को राजनीति में लाना चाहते थे। चलिए, जब हम गांधी चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, उस विषय पर बात करेंगे। तो गांधी क्या कथन है? ये गांधी का कथन है। क्या कहते हैं गांधी? गांधी कहते हैं कि धर्महीन राज्य मुर्दे के समान, मुर्दे के समान है। तो जो धर्महीन राज्य है वो क्या है? मुर्दे के समान है। धर्महीन राज्य मृत्यु जाल है, ऐसा भी कहा है इन्होंने। अगले हैं मैकेंजी। मैकेंजी कहते हैं नीति शास्त्र मानव के आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन करता है। मैकेंजी क्या कहते हैं? जो नीति शास्त्र है मानव के, जो नीति शास्त्र मानव के आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र मानव के आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन करता है। तो जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र मानव के आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन करता है। वहीं कैटलीन कहते हैं साथियों को जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र शिक्षा ले सकता है। नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र शिक्षा ले सकता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए। कौन है भैया? कैटलीन कहते हैं कि नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र
शिक्षा ले सकता है, शिक्षा ले सकता है कि क्या करना, क्या कार्य करने चाहिए, कि क्या कार्य कार्य करने चाहिए। तो कैटलिन कहते हैं कि नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र शिक्षा ले सकता है कि क्या कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ये था साथियों हमारा कौन सा अर्थ इनके राजनीति शास्त्र का दर्शन के साथ संबंध अपना रहा। ठीक है, इतना याद आप लोग रखिएगा मेरे साथी। क्लियर है भैया? तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज ये जो चैप्टर है अपना समाप्त हो चुका है। पहला चैप्टर समाप्त हो गया, दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कि राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व, कि राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व के विषय में हम लोग कल बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर भैया? हम पूरा प्रयास करेंगे साथियों कि वो जो चैप्टर है उसको हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद जो चैप्टर है अपना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, वह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। तो जो लंबा चैप्टर है उसको हम लोग लंबी दृष्टि से देखेंगे। उसके बाद हमारे चैप्टर है संप्रभुता। संप्रभुता अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। संप्रभुता में भी हम लोग एकलवादी संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता, संप्रभुता के विषय में बोंदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है ये तो साथियों कल जो LT ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें ये आ चुका है, यह पेपर में क्वेश्चन आ चुका है साथियों। तो ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे आपके और हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए साथियों, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।